गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे घर पर। आई अज्यूम कि सभी ने पिछले 2 लेक्चर्स की वीडियो देखी होगी, ठीक है? और जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है? एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी को तो मुझसे पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना करें, ठीक है? ओके, वेरी गुड। तो कल हमने जो किया था वो हमने किया था, क्या किया था वैसे? हमने किया था न्यूमेरिकल ऑफ सम कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है? साथ ही साथ हमने उसमें किया था हाउ टू रिलेट वन कंसंट्रेशन टर्म टू द अदर। उन सभी के डेरिवेशन एंड लास्ट में उनके फॉर्मूले हमने लिखे थे। आई होप सभी को डेरिवेशन और फॉर्मूले अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है? और अगर नहीं आए हैं तो यू नो व्हाट इज द प्रोसीजर, यू कैन आस्क मी, ठीक है? ओके, तो आज हमें थोड़े और न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं। उसके बाद हम अपना थोड़ा सा टॉपिक आगे और बढ़ाएंगे थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर। न्यूमेरिकल पोर्शन हम करेंगे, चैप्टर हमारा वही रहेगा सॉल्यूशंस। कल हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे, आपको याद होगा। हमने किया था न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन का, हमने किया था न्यूमेरिकल मोलैरिटी और मोलैलिटी का, ठीक है? तो आज हम कुछ और न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे एंड साथ ही में उसमें रिलेशन भी अप्लाई करेंगे विद वन फॉर्मूला टू दी अदर फॉर्मूला। ओके, तो क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी रहे इसके साथ। क्वेश्चन ये है कि वी हैव लेट्स से 4 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, दैट इज dissolved in let's say 100 gram of water to make a solution. Clear? And density of a solution was found to be equal to let's say 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है? तो ये हमारी डेंसिटी हो गई सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हम फाइंड करेंगे सबसे पहले तो मोलैलिटी, मोलैलिटी के बाद हम फाइंड आउट करेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी के बाद हम फाइंड आउट करेंगे नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी के बाद हम फाइंड करेंगे स्ट्रेंथ, ठीक है? ये 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हमें फाइंड करनी है बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल, ठीक है? तो आई थिंक सभी ने कल वो जो न्यूमेरिकल को अप्रोच करने वाला आर्टिकल है पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां पे देखिएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फर्स्ट। तो इसको सोल्व करना शुरू करेंगे हम न्यूमेरिकल को। ओके, पहला काम था हमारा रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो 4 ग्राम NaOH, दिस NaOH इज माय सोल्यूट, is dissolved in 100 gram of water. This water is solvent to make a solution. तो सोल्यूट और सोलवेंट से हमने क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया, ठीक है? साथ ही हमें डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का यूज करके और मास ऑफ सॉल्यूशन का यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हम मोलैरिटी निकाल पाए। लेकिन पहले हम फाइंड करेंगे मोलैलिटी को, ठीक है? तो मोलैलिटी का सिंबल है स्मॉल m, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का मास होता है अगर ग्राम में तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए वाटर यहाँ पे सोलवेंट है, वो ग्राम में दिया हुआ है, तो हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो मोलैलिटी होगा गिवन मास NaOH क्योंकि सोल्यूट है 4 ग्राम, मोलर मास NaOH का 40 होता है, यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, ठीक है? 1000 डिवाइड बाय में 100,
ठीक है, तो ये हो गया 10, ये भी हो गया 10, दिस कैंसिल आउट, हमारा आंसर बना 1 मोल पर किलोग्राम। दिस इज आवर मोलैलिटी। इजी, सभी कर लेंगे, वेरी गुड, इजी है, कर ही लेंगे सभी। सेकंड हम फाइंड करेंगे मोलैरिटी को। मोलैरिटी का सिंबल जानते हैं ना, क्या है, कैपिटल M। फॉर्मूला क्या है, गिवन मास मोलर मास into 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन M। वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ठीक है। हमें दिया है वेट ऑफ सॉल्वेंट, हमें दिया है वेट ऑफ सोल्यूट, तो हम उससे निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास होगा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट है 100, मास ऑफ सोल्यूट है 4, दैट कम्स आउट टू बी 104 ग्राम, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी का यूज करके हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी है 1.25, मास हमारे पास है 104 ग्राम, वॉल्यूम होगा हमें चाहिए, तो वॉल्यूम होगा 104 बाय 1.25 ml। दिस विल बी आवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हम कर रहे हैं। मैंने कल जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। दिस इज द बेसिकली इनसाइट कि हम उसको अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको अप्रोच करना आता है तो उसके बाद आप उस फॉर्मूले का यूज करके बेसिकली कॉम्पिटिटिव लेवल्स में उस फॉर्मूले का यूज करेंगे ताकि आपका आंसर जो है जल्दी से आ जाए। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये कंप्लीट इलेबोरेट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो हर स्टेप को प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा। फॉर्मूला आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं टू गेट द आंसर अर्ली, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया, बाकी मोलैरिटी होता है गिवन मास जो कि 4 है, मोलर मास 40 है, इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम 104 बाय 1.25, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100, दैट विल बी 100 इनटू 1.25 बाय 104। तो मोलैरिटी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो आएगी दैट विल बी 1.21 मोल पर लीटर। अप्रोक्सीमेटली है, यू कैन सोल्व इट टू द एक्यूरेट लेवल। मैंने अप्रोक्सीमेटली कर दिया इसका आंसर। हमारे पास मोलैरिटी आ गई, तो हमने मोलैरिटी निकाल ली है, मोलैरिटी निकाल ली है। अब हम करेंगे सोल्व नॉर्मेलिटी। अब यहां पे मैं अप्लाई करूंगा रिलेशन, दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई विद द मोलैरिटी। कैसे नो, वेरी गुड। तो मोलैरिटी ये रही, हमें n चाहिए, कैपिटल N, वी वांट नॉर्मेलिटी। n फैक्टर क्या होगा, ओके, n फैक्टर क्या है। n फैक्टर मैंने कल बताया था आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन टू फॉर्म द फॉर्मूला। ये हम तब करते जब फॉर्मूला बन रहा हो, लेकिन जब फॉर्मूला बन चुका है, जब कंपाउंड बन चुका है, तब हम n फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सिंपल है, n फैक्टर हमारे पास होता है टोटल चार्ज ऑन कैटायन। जितना चार्ज कैटायन पर होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n फैक्टर। अब क्योंकि हमारा बोर्ड भर चुका है तो मुझे कुछ इरेज करना पड़ेगा, तो मैं यहां से इसे इरेज कर देता हूं। आई होप सभी ने ये वाला पार्ट नोट कर लिया होगा, ठीक है। नोट नहीं किया है तो वीडियो को बैक कीजिए, नोट कीजिए, अच्छा रहेगा। तो n फैक्टर हमें निकालना है। मेरे पास NaOH है, NaOH में मुझे मिलता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब टोटल Na पॉजिटिव मेरे पास 1 है, देख पा रहे हैं ना, उस एक Na पॉजिटिव पे 1 पॉजिटिव का चार्ज है, 1 Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज। तो n फैक्टर जो यहां पर बनेगा मेरे पास दैट विल बी 1। आई थिंक ये वाला पार्ट सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। n फैक्टर 1 आ गया, तो नॉर्मेलिटी होगा 1 इंटू मोलैरिटी, यानी कि 1.21 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ध्यान रखें, यूनिट्स मेंशन करना बहुत जरूरी है।
अगर आप बोर्ड एग्जाम में यूनिट्स को मेंशन नहीं करते हैं तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, विच इज नॉट गुड। ठीक है, तो मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, अब रह गई बात स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ के लिए वी कैन यूज आइदर मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। आई विल बी यूजिंग मोलैलिटी हियर। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस बन सके, इतना काफी रहेगा मेरे ख्याल से स्पेस। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मोलर मास इनटू मोलैरिटी। मोलर मास किसका होगा? मोलर मास होगा सोल्यूट का। ठीक है, सोल्यूट कौन है यहां पे? सोल्यूट यहां पे NaOH है। NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40 होता है। मोलैरिटी कितनी है? 1.21। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? आंसर हमारे पास आएगा यहाँ पे 48.4 ग्राम पर लीटर। सो दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, आई थिंक ये न्यूमेरिकल सभी को करना आया होगा। नहीं आया है तो फिर देखे वीडियो एक बार, आएगा। फिर भी ना आए, थोड़ा बहुत डाउट लगे तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए एक पार्ट इसमें और हम जोड़ देते हैं। वो पार्ट क्या है? लेट्स से आई वांट टू फाइंड इन दिस न्यूमेरिकल परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट? दैट इज 4। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी 104 इनटू 100। अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो दैट विल बी 3.8%। तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 3.8%। आई थिंक यू आर गेटिंग दैट पार्ट। चलिए अगर मुझे इसी में ही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना हो, क्या हम वो कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर्मूला पता है ना, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ग्राम में होगा, वॉल्यूम होगा ml में। सॉल्व करेंगे इसको। मास ऑफ सोल्यूट 4 है, वॉल्यूम कितना आया था याद है? मेरे ख्याल से याद होगा। वॉल्यूम वाज 104 by 1.25 into 100। ऑन सम रीअरेंजमेंट ये बनेगा 4 into 1.25 into 100 डिवाइड बाय 104। ये मैथमेटिकल पार्ट में आप पे छोड़ता हूं, इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में इस मैथमेटिकल पार्ट का आंसर क्या होगा। शुड वी फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑल्सो? लेट्स डू दैट। हमारे पास टाइम तो है ही, तो इसी में हम सभी कंसंट्रेशन टर्म्स कर सकते हैं। तो लेट्स से लास्टली आई नीड टू फाइंड मोल फ्रैक्शन। तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करूं रिलेशन से या फिर कंप्लीट सोल्व करके? लेट्स ट्राई बोथ दी मेथड्स। ठीक है, सिंपल हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सोल्यूट, solvent. What will be the moles of NaOH? Number of moles of NaOH will be 4 by 40 given mass by molar mass. Number of moles of water will be 100 by 18 given mass, molar mass. Given mass, molar mass. So 4 by 40 is 0.1. 0.1 plus what will be that one? That will be approximately 5. Let's say 2. 5.2 approximately. That will be 0.1 by 5.3. So mole fraction of NaOH will come out to be, what will it come out to be? It will come out to be 0.02 approximately mole fraction of NaOH. Clear or not? I think ये सभी को हो गया होगा ये वाला। और अगर मुझे इसी में ही निकालनी हो मोल फ्रैक्शन वाटर की, तो वो क्या होगा? That will be 1 minus mole fraction of NaOH. ये वाला पार्ट समझ में सभी को आया होगा? नहीं आया होगा तो कमेंट्स
सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि सभी फ्रैक्शंस का सम 1 होता है और मेरे पास यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस है, एक फ्रैक्शन NaOH की, एक फ्रैक्शन वाटर की। इसलिए अगर मुझे फ्रैक्शन ऑफ वाटर चाहिए तो मुझे मोल फ्रैक्शन NaOH को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड व्हेन आई डू दैट आंसर कम आउट टू बी 0.98. So this is the mole fraction of water in the solution. I think you get that part. Okay, very good. चलिए, अभी मैंने एक बात की थी, हम उसको इस मेथड से कर सकते हैं। अब हम एक बार अप्लाई करेंगे रिलेशन मेथड। मोल फ्रैक्शन का रिलेशन हमारे पास किसके साथ था? वो हमारे पास था विद दी मोलैलिटी। तो अब हम मोलैलिटी की हेल्प से मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? लेट्स डू दैट ऑल्सो। तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से ये था x2 by x1, where x was solute, that was solute, that was solvent into 1000 divided by molar mass of solvent. This was the relation between molality and mole fraction. सभी को याद है ना? Very good. तो मोलैलिटी हमारे पास आई थी 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू 1000 डिवाइड बाय 18। 18 क्यों किया? क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है और वाटर का मोलर मास होता है 18। अब मैं इस टर्म को जो है ना NaOH के रिलेशन में लिख सकता हूं, तो दैट वी नो दैट x of NaOH plus x of water is equal to 1. All mole fractions sum is equal to 1. So this implies x of water will be 1 minus x of NaOH. यही काम हमने पहले भी किया था, देख पा रहे हैं ना? Okay, let's put it here. That will be 1 is equal to x of NaOH by 1 minus x of NaOH into 1000 divided by 18. I think you getting that part. Okay, so let me further solve that one. ध्यान रखिए, मैं जो आंसर्स निकाल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा हूं, देयर मे बी सम एरर, बट आप जब बोर्ड में करेंगे तो एरर के चांस मिनिमम होने चाहिए, ठीक है? तो यू हैव टू सॉल्व इट पेशेंटली, टेक योर टाइम, ठीक है? ओके, so on some rearrangement that will be 1 minus x of NaOH divided by x of NaOH is equal to 1000 by 18, and more rearrangement that will be 1 by x of NaOH minus 1 is equal to 1000 by 18. That will be 1 by x of NaOH is equal to 1000 plus 1 divided by 18, that will be 1018 by 18. अब बाकी काम आपका है कि इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप खुद से सोल्व करें और सेटिस्फाई करें कि क्या आंसर इसी के अप्रोक्सीमेटली आता है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन एक्यूरेटली की होती तो दोनों बराबर आएंगे, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली की है तो दे मे नॉट बी इक्वल, ठीक है? ओके, सो आई थिंक पहले वाला भी नोट किया होगा तो ये वाला भी सभी नोट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो अभी हमने न्यूमेरिकल कर लिए, ठीक है? मैं एक बात फिर बता दूं आपको, न्यूमेरिकल को अच्छे से अप्रोच करने के लिए पहली बात तो आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। इट विल टेक सम टाइम बट इवेंचुअली दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद जो जो टर्म्स आपको दी गई है उसको नोट डाउन करेंगे, जो जो गिवन डाटा दिया गया है उससे नोट डाउन करेंगे, साथ ही साथ जो आपको फाइंड आउट करना है उसे भी नोट करेंगे। उसके बाद थिंक करेंगे विच विल बी द बेटर फॉर्मूला फॉर दैट सुटेबल क्वेश्चन, उसे पुट करेंगे, एंड एट द एंड रिमेंबर यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर्स, लीटर्स, मोल,
ऑलवेज बी कॉशियस विद दीज टर्म्स, ठीक है। और अगर आपको एडिशन करना है तो ध्यान रखें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी चीज में, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूनिट्स इक्वल होनी चाहिए दोनों चीजों की। दैट मीन्स इफ यू हैव ए वॉल्यूम, यू हैव ए एरिया, यू कांट ऐड वॉल्यूम एंड एरिया, ठीक है ना। दे यूनिट्स मस्ट मैच टू फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रिमेंबर दैट वन थिंग, क्लियर। एंड यूनिट्स पे खास फोकस रखना है, कभी कभार या मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिट्स की गलती की वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूनिट्स का ही सारा खेल होता है, ठीक है। ओके, तो अब थोड़ा सा हम अपना थ्योरेटिकल टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने बेसिक पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर का, अब थोड़ा सा और हल्का सा इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं, ठीक है। हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक टर्म दैट इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है कि एक हमारे पास सोल्यूट है, वो सोल्यूट एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो सकता है, उसे हम कहेंगे सोल्यूबिलिटी। और स्पेसिफिक अमाउंट क्या होगी? जनरली हम स्पेसिफिक अमाउंट 100 लेते हैं, 100 ml ले सकते हैं, वी कैन ऑल्सो टेक 100 ग्राम, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved let's say in 100 gram of solution, that is known as solubility, ठीक है। ओके, तो solubility किस किस की होगी? Let's say we have one type of solvent that is only liquid। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे, we only talk about liquid solution। लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट हमारे पास होगा दैट विल ओनली बी लिक्विड, तो लिक्विड सॉल्वेंट होगा। सोल्यूट हमारे पास वेरी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास होगा सॉलिड सोल्यूट, हमारे पास होगा लिक्विड सोल्यूट, हमारे पास होगा गैसियस सोल्यूट। और इन सभी को हम इलेबोरेट करेंगे, इन पे कुछ लॉज बने हुए हैं, उन लॉज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सोल्यूबिलिटी कि ये सब चीजें लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व होने के बाद कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसके सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक बार सॉलिड इन लिक्विड की, देन इसको हम बाद में इलेबोरेट भी करेंगे हल्का सा। सॉलिड इन लिक्विड, लेट्स से लिक्विड में यहां पे वाटर ले रहा हूं, ठीक है। H2O is my default solvent। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो वाटर है, वाटर विल बी द माई डिफॉल्ट सोल्वेंट, ठीक है। तो वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, सभी ये बात जानते हैं। पता है पोलर क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं होता। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है दैट इज ए पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड ऑल्सो इसमें चार्ज का भी सेपरेशन होता है, तो इट हैज ए चार्ज सेपरेशन, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड कंपाउंड जो कि पोलर हो वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। वो polar compounds, solid compounds, they can be dissolved in water very easily. Example NaCl, example CaCl2, example let's say we have KCl, EtC. So they all are polar compounds, so basically they are ionic compounds, ठीक है। So when they are in solid state they can be dissolved in water very easily, ठीक है। ओके, और अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा लिक्विड है जो कि नॉन पोलर है, सो नॉन पोलर लिक्विड में वो कंपाउंड इजीली डिसॉल्व हो पाएंगे जो नॉन पोलर होंगे। लेट्स से मेरे पास नॉन पोलर लिक्विड जो है वो बेंजीन है,
तो बेंजीन इज हाईली नॉन पोलर इन नेचर। तो अगर मैं NaCl लेता हूं और NaCl को मैं बेंजीन में डाल देता हूं तो वो अनडिजोल्व रहेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट विल नॉट डिजोल्व इन दी बेंजीन। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है यहां पे। बट अगर मेरे पास यहाँ पे CS2 प्रेजेंट है या फिर मेरे पास प्रेजेंट है सल्फर, सल्फर इज नॉन पोलर, जब मैं सल्फर को बेंजीन में ऐड कर देता हूं तो दैट डिसॉल्व्स। ठीक है, तो नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर एंड पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर। ये बात हमको ध्यान रखनी है। इसके लिए टर्म आती है एंड टर्म इज कॉल्ड लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जो जैसा है वो उसी में ही घुलता है। जैसे आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड क्यों है? क्योंकि उसका नेचर और आपका नेचर कुछ हद तक मैच करता है। कंप्लीटली तो मैच नहीं करेगा बट कुछ हद तक आपका नेचर और आप दोनों की थिंकिंग मैच करती है। दैट इज वाई यू बोथ आर फ्रेंड्स, अदरवाइज यू विल बी एनिमीज। ओके, तो इस चीज को नोट कर लीजिए जरा। तो हम बात कर रहे थे सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। अभी हमने ये पढ़ा कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है, कि जिसका जैसा नेचर उसी में डिसॉल्व होता है। तो अब हम एक टर्म की बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड? ठीक है, बहुत सिंपल मीनिंग है ये वाला, कि मान लीजिए कि आप 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, अब आप थक चुके हैं पढ़ के और ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो जब आप और ज्यादा नहीं पढ़ सकते उस मोमेंट पे आप सैचुरेट हो गए हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है, उसमें आप पानी भर रहे हैं। कब तक पानी भर सकते हैं? जब तक ग्लास फुल नहीं हो जाता। जैसे ही ग्लास फुल हो जाएगा पानी बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका ग्लास फुल हो चुका है उस पॉइंट को कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, उसी तरह मेरे पास होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन दैट फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन एट गिवन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास यहां पे कांस्टेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट की जो अमाउंट हमने ली है वो फिक्स होनी चाहिए। और अब इन दोनों चीजों को फिक्स करने के बाद अगर और सोल्यूट या और ज्यादा अमाउंट सोल्यूट की सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकती, उस पॉइंट को हम कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट एंड द सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन इट इज व्हेन नो मोर सोल्यूट can be dissolved in fixed amount of solvent at constant temperature। ठीक है, तो टेम्परेचर को मैंने क्या रखा है यहाँ पे? कांस्टेंट रखा है। तो अगर मैं टेम्परेचर को वेरी कर दूं तो क्या होगा? लेट्स से मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, तो जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो सोल्यूट डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आपने घर पे पहले भी कई बार किया है कि ठंडे पानी के मुकाबले गर्म पानी में नमक या चीनी ज्यादा घुलती है, ज्यादा डिसॉल्व होती है। ठीक है, ये बात सभी जानते हैं मेरे ख्याल से। ओके, तो मेन पॉइंट इज व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड solubility generally increases। मैंने कहा है जनरली, हर बार नहीं होती इंक्रीज। कई बार टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज भी हो जाती है। ठीक है, तो वो कब होता है उसके बारे में जरा हम बात करते हैं यहाँ पे एक बार। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास सोल्यूट है। ठीक है, सोल्यूट को मैंने सॉल्वेंट में ऐड किया, मुझे मिला सॉल्यूशन।
तो अगर यहां पे हीट रिलीज हुई तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। ये हुआ फर्स्ट टाइप। इन सेकेंड टाइप मेरे पास सोल्यूट है, मेरे पास सॉल्वेंट है, और इसका डिसोल्यूशन होता है हीट देने के बाद, ये हीट एब्जॉर्ब करता है, देन वी फॉर्म ए सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सोल्यूट को जो सॉल्वेंट में ऐड किया गया तो हीट रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। सेकंड ऐसा है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हुई, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोनों सॉल्यूशंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट डिफरेंटली पड़ता है। वो डिफरेंटली क्यों पड़ता है उसके लिए हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, दैट इज कॉल्ड ली शैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक कंडीशन में जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाती है, या फिर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कम हो जाता है। ये बात शायद ध्यान होगी आपको। तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, reaction goes to backward direction and equilibrium constant is decreased। equilibrium constant की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है in exothermic reactions and vice versa in endothermic। तो एंडोथर्मिक में उल्टा होगा कि जब उस सॉल्यूशन में मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। ये वाली बात में कोई डाउट है आपको, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, इसे नोट कर लीजिए। तो एक बार जरा ये जान लेते हैं कि इन सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो एक्सो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल मेरे पास है NaOH इन वाटर। तो जब मैं NaOH को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो लॉट्स ऑफ हीट इज रिलीज। इस केस में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। एंडो सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन सा है मेरे पास? लेट्स से मेरे पास प्रेजेंट है अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। जब मैं अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो इसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, हीट इज एब्जॉर्ब। इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से यहां पे जो सोल्यूबिलिटी है वो भी इंक्रीज करेगी। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अगर आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो यू नो कमेंट सेक्शन में पूछो बेझिझक होके, बिना हेजिटेट किए हुए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इफ यू लाइक दैट, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, नोट कर लेंगे। ओके, तो एक और हम बात करेंगे यहाँ पे, उसमें वेरिएबिलिटी है सोल्युबिलिटी की विद चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है कि पहले तो वो बढ़ता है फिर वो कम हो जाता है। अभी हमने जो पढ़ा वहां पे सोल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ एक ही तरह का कर्व शो करती है, या तो वो बढ़ेगी या वो कम होगी। मतलब मान लीजिए कि ये ग्राफ है, यहां मेरे पास सोल्युबिलिटी है और यहां मेरे पास टेम्परेचर है, और अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक वाला केस है, सोल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। इन सेकंड केस अगर मेरा केस एंडोथर्मिक वाला है तो सोल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच जो कर्व है वो ऐसा इंक्रीज जाएगा। लेकिन एक कुछ ऐसा कर्व अगर हमारे पास बने कि जहां पे सोल्युबिलिटी पहले तो इंक्रीज करे फिर डिक्रीज कर जाए विद टेम्परेचर सोल्युबिलिटी,
कुछ ऐसे केस भी हमारे पास सामने लिखे जाते हैं और कुछ केस ऐसे भी कि जहां पे सोलिबिलिटी डिफरेंट लेवल पे बढ़ती है, पहले हल्की सी बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ गई। तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर सोलिबिलिटी इस तरह के कर्व्स में वेरिएबिलिटी शो करती है। यहां पर हम बात करते हैं एंट्रोपी के चेंज होने की, ठीक है। तो जब हमारी एंट्रोपी बढ़ जाती है, सोलिबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एग्जांपल कौन कौन से, मैं एक कर्व बनाता हूं। एग्जांपल मेरे पास लूंगा मैं एक कर्व इस तरह का, दिस इज अ सोडियम कार्बोनेट कर्व, Na2CO3 का कर्व है ये जो पॉइंट है यहां पे, जिसको मैं टच कर देता हूं, इस टेम्परेचर, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जो सोलिबिलिटी है उसने अपना ग्राफ कर्व चेंज कर लिया। पहले तो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, अब वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। आई थिंक ये मिस हो गया, डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। तो दिस पॉइंट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। लेट्स टेक वन मोर केस, ये लिया मैंने, देन ये, देन ये। तो यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट है ट्रांजिशन के, दिस इज CaCl2 डॉट 6H2O, दिस पॉइंट इज CaCl2 डॉट 4H2O एंड दिस पॉइंट इज CaCl2 डॉट 2H2O। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है, सोलिबिलिटी बढ़ रही है। तो इस केस में मेरे पास है दो ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहां पे सोलिबिलिटी कर्व ने अपना स्लोप चेंज कर लिया है। ध्यान रखें, इस केस में स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर वो स्लोप नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिविटी में इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब हमारा स्लोप सडनली चेंज हो जाए सोलिबिलिटी का, और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो स्लोप चेंज होगा, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। आई थिंक ये वाली बात सभी को समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, ठीक है। मैं फिर बता दूं, इस तरह के कर्व में चेंज होने का मेन कारण है एंट्रोपी का इंक्रीज हो जाना या एंट्रोपी का डिक्रीज हो जाना। एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन एंट्रोपी द सोलिबिलिटी ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। सोलिबिलिटी सिर्फ एंथैल्पी चेंज पे डिपेंड नहीं करती, सोलिबिलिटी हमारी जो है एंट्रोपी चेंज पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। इस वाले केस में एंथैल्पी जो हमारे पास थी वो नेगेटिव टर्म है, इस वाले केस में एंथैल्पी जो हमारे पास थी वो पॉजिटिव टर्म है। बट इस केसेस में हमें एंट्रोपी की बात भी बीच में लानी पड़ेगी, तभी हम इस कर्व को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये यहाँ पे डिक्रीज होने का कारण क्या है कि मे बी एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, इसलिए सोलिबिलिटी हमारी कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज होने का कारण है एंट्रोपी का इंक्रीज हो जाना, एंट्रोपी के इंक्रीज होने से सोलिबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, एंट्रोपी के इंक्रीज होने से सोलिबिलिटी हमारी यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो फिर मैं कह रहा हूं कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, नोट कर लीजिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो बेसिकली इफेक्ट कुछ नहीं है प्रेशर का ज्यादा, क्योंकि ली चैटलियर जो है वो बेसिकली गैसेस के ऊपर प्रेशर के इफेक्ट के बारे में बात करता है, सॉलिड पे नहीं, ठीक है। क्योंकि व्हेन यू चेंज प्रेशर, ठीक है, ऑन द गैस, वॉल्यूम चेंजेस, एंड वॉल्यूम चेंज होने से कंसंट्रेशन चेंज होती है, और कंसंट्रेशन चेंज होने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं, ली शैटले प्रिंसिपल जो है बेसिकली इफेक्ट ऑफ प्रेशर गैसेस पे ज्यादा प्रोनाउंस है उसका, क्योंकि व्हेन यू चेंज द प्रेशर ऑन गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस इट्स कंसंट्रेशन चेंजेस, क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा,
और जब कंसंट्रेशन चेंज होगा तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी चेंज होगा। ठीक है, लेकिन सॉलिड के केस में हमने 11th में किया था, सॉलिड के केस में देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन या फिर अगर मेरे पास कोई लिक्विड की कंसंट्रेशन है, प्योर लिक्विड, तो वो कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मानते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड इन लिक्विड। तो इस केस में प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, और जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, और जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख देता हूं। सो अकॉर्डिंग टू Le-Chatelier principle, there is no effect of pressure on solubility of solid in liquid because concentration of solid and liquid practically remains constant। तो जब हमारी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के दैट आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो when there is no change in equilibrium constant, there will be no effect of pressure on solubility of solid in liquid। तो आई थिंक सभी को ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। फिर भाई बात कहूंगा मैं, वही डायलॉग रिपीट करूंगा मैं, अगर कोई डाउट है तो कहाँ पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा। कोई डाउट होगा तो फिर वही डायलॉग बोलूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं मैंने, आप वहां से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ओके, तो बस इतना ही कहूंगा मैं आज के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।